हेलो एवरीवन। तो ये हमारा पहला लेक्चर है क्लास 11th के लिए और क्लास 11 में सबसे पहला चैप्टर को हम क्या पढ़ेंगे, डाइशन एंड एडप्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं पहले पहले बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो डाइशन और एडप्शन का मतलब क्या है, उससे पहले हम एक चीज बताते हैं कि हम हमारे जो बॉडी हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर के बना होता है। सबको पता है सेल का स्ट्रक्चर, सबको याद होगा। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी हम इस चैप्टर में समझ जाओगे, है ना। सेल से मिलकर के बनता है, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू एक बनता है। टिश्यू में बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। तो और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है हमारे अंदर, है कि नहीं है। सिंपल सी बात है, तब तो हम एक ऑर्गेनिज्म बना है। तो अगर हम बात करें ये ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, देखो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन भी है। जैसे कि कोई ऑर्गन सिस्टम क्या करता है, डाइजेशन करवाता होगा। कोई ऑर्गन सिस्टम का काम होगा रेस्पिरेशन करवाना। कोई ऑर्गन सिस्टम का काम है एक्सप्रेशन करवाना। सारे एक सिस्टम का जो है, आप समझो तो कि डिपार्टमेंट बना हुआ है ना, वो अपना अपना डिपार्टमेंट ही संभालते हैं। तो उसी तरह अगर बताया जाए कि डाइजेशन कौन करवाता है, तो डाइजेशन कौन करवाएगा, कौन सा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम करवाता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा वो हम इस चैप्टर के में जानेंगे, है ना। अगर मैं बताऊं कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो क्या दूंगा कि डाइजेशन जो है कौन करवाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम करवाएगा। और डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो माउथ से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पर होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन जाकर के एंड हो जाता है। अगर हम खाना खाते हैं ना, तो कहाँ से खाते हैं, माउथ से खाते हैं। माउथ से फिर वो फूड कहाँ जाता है, तो हमारे ऑइसोफेगस के थ्रू जाता है, मतलब वो फूड पाइप के थ्रू जाता है। फूड पाइप से फिर कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक में आता है। स्टमक से फिर कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, और स्मॉल इंटेस्टाइन पे लार्ज इंटेस्टाइन पे जाता है, और वहां पर फूड का फिर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो हमने बस ऐसा ही बोल दिया है ना। इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, क्या ग्लैंड होता है, क्या हार्मोन्स होता है, इस चैप्टर के अंदर हम यही सब के बारे में बात करेंगे। जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसको ज़रा सा मिस नहीं करना चाहिए। और नीट के में से भी इससे 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और बोर्ड स्केल में 5 नंबर ये देखा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, और इस चैप्टर को बने रहो और वीडियो को एंजॉय करो। तो हमने इस फ्लो को, फूड के फ्लो को तो समझ लिया था। अब चलिए उस पॉइंट की बात करते हैं जो हमने नहीं देखा था। जैसे कि फूड जो है ये माउथ के थ्रू एंटर कर रहा है, और कहाँ पर आएगा, ये सलाइवरी ग्लैंड के पास आएगा। सलाइवरी ग्लैंड में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा प्रेजेंट होगा, जो फूड को क्या करता है, अच्छे से मिक्स करता है। तो ये हमने पढ़ा था। पर हमने पढ़ा नहीं था कि सलाइवरी ग्लैंड के अंदर 3 ग्लैंड आते हैं। कौन कौन से, पैराटोइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। जो पैराटोइड ग्लैंड है ना, ये देखो कहाँ प्रेजेंट है, चिक के में प्रेजेंट है। चिक के आसपास आप देख ही सकते हो कि ये दिखा कहाँ रहा है, चिक के आसपास ही तो दिखा रहा है। तो पैराटोइड ग्लैंड जो है वो चिक के आसपास प्रेजेंट होता है। सबनिंगुअल ग्लैंड जो होता है ये प्रेजेंट होता है बिलो द टंग। देखो इसका ये कहाँ जा रहा है, देखो ये जो टंग है, टंग के जस्ट नीचे दिखाया जा रहा है ना। तो जो सबनिंगुअल ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बिलो द टंग प्रेजेंट होता है। ठीक है। और अगर मैंडिबुलर की बात करो तो ये बिलो द माउथ तो बोल लो, वहां पर प्रेजेंट होता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं आता, दोनों ये दोनों ग्लैंड जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़े। क्लियर है यहाँ तक। अब ये फूड जो है वो नीचे आ रहा है किसके थ्रू, ये फेरेंक्स से, फेरेंक्स के थ्रू आ रहा है। उसके नीचे क्या है, आइसोफेगस। आइसोफेगस को ही हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। यार ये फूड पाइप कैसे आ रहा है, तो ये आगे जाके स्टोमक पर मिलता है, और स्टोमक के बाद क्या आता है हमारा, इंटेस्टाइन। पहले आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी 3 चीज प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा, ड्यूडेनम, जुइजेनम और इलम। अब तीनों में खास बात क्या है, ठीक है। ड्यूडेनम जो होता है वो कुछ देखो, ड्यूडेनम जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है कैसा दिख रहा है, कुछ सी टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो ड्यूडेनम है ना, हम इसको कहते हैं कि ये सी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर एक ग्लैंड ही प्रेजेंट होता है, पर उस ग्लैंड के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और ये याद रखना है, जुजेनम होता है और एक इलम भी होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे आते हैं, आगे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी आते हैं हमारे 3 चीज। कौन कौन से, सीकम, कोलोन और रेक्टम। लेकिन कोलोन जो है ये 4 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं, 4 टाइप के। कौन कौन से, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। असेंडिंग कॉलन का मतलब क्या हो रहा है, देखो असेंडिंग का मतलब क्या हो रहा है कि छोटे से बड़े की ओर जाना, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो ये असेंडिंग कॉलन इसको कहते हैं, जो नीचे से धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। नीचे से धीरे धीरे ऊपर की ओर जो जा रहा है, इस कॉलोन को हम कहेंगे असेंडिंग कॉलोन। और ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, मतलब कौन सा कॉलोन हुआ, डिसेंडिंग कॉलोन हो गया। और ये कॉलोन जो मतलब
ट्रांसवर्स सेक्शन पे बात है जिस तरह से, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स का मतलब होता है जब दो लाइन एक जगह पर मीट करे, जैसे कि हमने मैथ अगर पढ़ा हो तो जैसे हम ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं ना, कि ये लाइन मतलब एक लाइन और ये दूसरा लाइन है जहाँ पर पॉइंट ये मीट कर इंटरसेक्ट करता है, उस लाइन को ये तो कहते हैं इंटरसेक्शन लाइन या फिर ट्रांसवर्स लाइन। तो ट्रांसवर्स कॉलोन का भी कहना यही है कि जो दो है ना, दो कॉलोन को जो जोड़ रहा है उस कॉलोन को हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलोन। जिस तरह यहाँ ट्रांसवर्स का मतलब हमने समझा कि दो लाइन को जोड़ने वाला ये जो पॉइंट है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स पॉइंट। तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, दो कॉलोन को जोड़ने वाला जो कॉलोन है उस कॉलोन को कहेंगे ट्रांसवर्स कॉलोन। यहाँ तक क्लियर है? अब सिग्मोइड कॉलोन में जानने की बस बात है कि सिग्मोइड कॉलोन जो होता है ना, एक सिग्मोइड शेप का होता है। ये रहा सिग्मोइड कॉलोन, ये रहा, ये जो है ना ये सिग्मोइड कॉलोन है। ये जो शेप है इस शेप को कहते हैं सिग्मोइड शेप। ठीक है, और इसके नीचे आते हैं तो ये है रेक्टम। रेक्टम के बाद आता है एन, ये हमारा एनस, जिससे क्या फीसेस जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब ये देखो, अब ये जो सीकम है ना, सीकम, सीकम जो होता है एक ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सीकम है इसमें मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो सीकम है इसमें मेन पॉइंट याद रखना है कि इसके अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ये जो सीकम है ना, ये सीकम, ये वाला पार्ट, यहाँ पर एक वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होता है और उस वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, ये सीकम है, इसके अंदर कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट है? अपेंडिक्स है। उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी में प्रेजेंट तो है पर इसका कोई भी फंक्शन, कोई भी काम का नहीं है। मतलब वो पहले के टाइम पे काम पे था, जब मतलब आदिवासी जो थे वो क्या करते थे, कच्चा मीट खाते थे तो उसको डाइजेशन करने में प्रॉब्लम होती थी, घास फूस भी खा लेते थे उसको प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए वो उस टाइम जो है अपेंडिक्स का रोल होता था। पर अब तो हम बॉइल्ड खाते हैं ना, सब कुछ बॉइल्ड करके खाते हैं, तो अब इसके लिए इसका कोई काम नहीं रहा। तो पॉइंट याद रखना है इसमें कि जो अपेंडिक्स होता है, जो हम जैसे कि पीपल्स में जो होते हैं, मतलब हमारे ह्यूमन बींग में, वो जो है कि उसमें छोटे होते हैं। लेकिन वही अगर बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल्स में जो अपेंडिक्स होता है वो बड़ा होता है। जैसे कि जो, वो भी कौन से एनिमल्स में? तो डोमेस्टिक एनिमल में, तो जो हम जो तो घास खाते हैं जैसे कि काव हो गया, है ना, वो सारे में जो अपेंडिक्स होता है वो बड़े प्रेजेंट होते हैं, लार्ज साइज के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या आते हैं, तो डिडेनम जिजोनम इलम आते हैं और इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में ये आते हैं। आगे आते हैं, हमने बात किया ना कि डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है। हाँ, एक एक मेन बात बताना भूल गया कि जो डाइजेशन होता है ना, ये माउथ से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है? ये माउथ से स्टार्ट होता है और डाइजेशन जो है ख़त्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के। मतलब माउथ से स्टार्ट हुआ और ये ख़त्म होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ? ईलम में जाकर। मतलब मैक्सिमम डाइजेशन जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन कर देता है, जो भी लेकिन थोड़ा मोड़ा बच जाता है तब ही लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, वरना ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही जाकर के डाइजेशन खत्म हो जाता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन जो होता है ये माउथ से स्टार्ट होता है और पूरा पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में जाके खत्म होता है। एब्जॉर्प्शन जो होता है ये माउथ से स्टार्ट होकर के कहाँ खत्म होता है? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर खत्म होता है एब्जॉर्प्शन। और जो इतना बार एब्जॉर्ब करता है हमारा बॉडी, है ना, ये यही पॉइंट बताना था। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे है ये माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। मैंने पहले बताया था कि माउथ जो होता है उसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं तो ओरल कैविटी बोलते हैं। माउथ में क्या टीथ प्रेजेंट होता है और मस्कुलर टंग प्रेजेंट होता है। मस्कुलर टंग क्यों कहते हैं? मस्कुलर टंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होता है और वो मूवेबल होता है। अगर टंग मूवेबल नहीं होता तो हम क्लियरली बोल नहीं पाते, है ना। टीथ जो है वो तीन टाइप के हैं, कौन कौन से? थिकोडोंट, डाइफियोडोंट और हेटेरोडोंट। थिकोडोंट का कहना है कि जो टीथ होते हैं वो हमारे जॉ बोन के सॉकेट से जुड़े होते हैं। डाइफियोडोंट का कहना है कि हमारे लाइफ में ना दो दांत आते हैं, एक जो बचपन में आता है जिसको कहते हैं टेम्पररी टीथ या फिर डेसिडियस टीथ, और दूसरा दांत वो जो हमारे लाइफ टाइम रह जाता है, एडल्ट में जो दांत आता है वो है परमानेंट टीथ बोलो या तो एडल्ट टीथ बोलते हैं। तीसरा है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट बताता है कि जो हमारे तीत हैं उसके चार, मतलब चार तरह के तीत हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और उसके नाम भी हैं। एक है इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। इसमें क्या है, इंसीजर का काम क्या है? इंसीजर का मतलब समझ रहे हो कि सीजर, सीजर का मतलब क्या होता है? काटना, कटिंग करना। सीजर का मतलब सभी को पता है ना क्या होता है? कटिंग करना।
तो ये जो दांत है इंसीजर, ये इसका भी काम वही है, मतलब काटना। किसी भी चीज को अगर ऐसे आप ले सकते हो फूड के रूप में, आप उसको कभी खा के देखना, ठीक है। अगर आपको काटने का वो काम करना होगा ना, तो आप ये जो है ये इस दांत का यूज करोगे। मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला दांत का यूज करते हैं हम लोग काटने में, ये वाला दांत का यूज करते हैं, है कि नहीं। इसी दांत को हम कहते हैं इंसीजर। फिर आता है कैनाइन। कैनाइन जो होता है वो टीयरिंग करने में काम आता है, मतलब किसी चीज को फाड़ने में काम करता है। देखो वर्ड पे मत जाओ, फाड़ने का मतलब कि रैपर फाड़ने का काम करता है, गलत मतलब सोचो यार। ठीक है, ये जो तीत है ना, इसको कहते हैं कैनाइन। देखिए जो जानवर जैसे दांत होता है ना, दो निकला हुआ, इसी को कहते हैं कैनाइन, ठीक है। आगे क्या है, प्री मोलर्स और मोलर्स। प्री मोलर्स और मोलर्स जो है ये दांत चबाने का काम करते हैं, जैसे कि ये जो दिख रहे हैं ना तित, ये तित को ये कहते हैं प्री मोलर और मोलर। प्री मोलर ये हो जाएंगे और मोलर्स ये नीचे वाले अंदर वाले हो जाते हैं। इसका काम क्या है, चबाना। आप कोई भी फूड को चबाते हो तो उस टाइम इस दांत का तो यूज नहीं करते हो ना, ऐसा थोड़ी। कोई भी इंसान कोई ऐसे इस दांत का यूज करके कैसे चबा सकता है। चबाने का काम तो इसी दांत का है ना, आप अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे आते हैं। तो हमने टीथ को पढ़ लिया अच्छे से, अब आते हैं मस्कुलर टंग में। तो मस्कुलर टंग की बात करते हैं कि टंग जो है वो कैसा होता है। ये फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, ये हमने बता दिया था। टंग जो है अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेन्यूलम। टंग अटैच किसके थ्रू है, तो फ्रेन्यूलम के थ्रू अटैच। देखो ये रहा फ्रेन्यूलम, ठीक है, ये इसको कहते हैं फ्रेन्यूलम। ये देखो ये अटैच किसके थ्रू है, ओरल कैविटी से अटैच किसके थ्रू है, फ्रेन्यूलम के थ्रू ही तो अटैच है ना, इस फ्रेन्यूलम के थ्रू ही ये अटैच रहता है। और फ्रेन्यूलम जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लिंगुअल फ्रेन्यूलम, एक होता है लेबियल। तो लेबियल फ्रेन्यूलम जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और लिंगुअल जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमारा जो ओरल कैविटी है उससे ये टंग अटैच होता है और ये फ्रीली मूवेबल होता है। इसके अपर सरफेस में क्या प्रेजेंट होता है, पैपिला प्रेजेंट होता है, जो कि टेस्ट बड का काम करता है। टेस्ट बड मतलब कि जैसे कि कोई भी चीज हम खाते हैं तो उसका टेस्ट का पता कैसे चलता है, ये बताता है। तो टंग भी पढ़ लिया। अब थोड़ा सा तीथ में ही आते हैं। तीथ में का एक फॉर्मूला है, इसको कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्या कहते हैं, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला जो है एडल्ट के लिए होता है 2123/2123, और चाइल्ड के लिए होता है 2120/2120। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं नीट में भी और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी, ठीक है। मैं बता देता हूँ। तो एडल्ट में ये 2123 का मतलब क्या है, तो मैंने याद होगा आपको बताया था कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलस, ये 4 टाइप के टीथ होते हैं। तो यही बता रहा है कि जो इंसीजर है, ये जो इंसीजर है ये कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक। कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं और मोलर 3 होते हैं। क्लियर हो गए यहाँ पर। अब कितने दांत हो गए, 3 2 5, 5 1 6, 6 और 1 2 8, 8 इधर 8 इधर, 16, 16 ऊपर हो गए। 16 अगर ऊपर के साइड हैं तो 16 नीचे के भी साइड होंगे। 16 अगर ऊपर की तरफ हैं तो 16 नीचे की तरफ भी होगा। टोटल कितने हो जाएंगे तीत, 32। इसीलिए हमारे टोटल तीत कितने होते हैं, 32 होते हैं। लेकिन अगर चाइल्ड की बात करो तो चाइल्ड में तो ऐसा नहीं ना, चाइल्ड में तो 32 टीथ नहीं होते ना। तो 12 तो उसमें कौन सा टीथ एब्सेंट होता है, ऐसा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि चाइल्ड में कौन सा टीथ एब्सेंट होता है, तो मैं बता दूं कि उसमें मोलर टीथ एब्सेंट होता है। मतलब ये जो आखिरी टीथ होता है, आखिरी टीथ ये जो हमने बताया था, ये जो लास्ट का जो टीथ होता है वो एब्सेंट होता है। वो जब जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वो टीथ ग्रो करता है। तो उसका ये जो चाइल्ड है उसका डेंटल फॉर्मूला हो जाएगा 2120/2120। तो इसमें कितने टीथ हो गए, 2 1 3 2 5, मतलब कि ऊपर की तरफ कितने हो जाएंगे 10 और नीचे की तरफ 10। तो टोटल टीथ कितने होंगे 20। मतलब चाइल्ड में कितने टीथ होते हैं, 20 होते हैं। और ये क्वेश्चन जो है 2017 में नीट ने पूछा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता दूं। अब बात आती है जो दांत है, वो हमारा दांत जो होता है वो हार्ड होता है। हार्ड होता है कि नहीं होता, हार्ड होता है। हार्ड अगर नहीं होता तो हम किसी चीज को चबा नहीं पाते, है ना। तो इसीलिए वो टीथ हार्ड होता है। तो हार्ड होने का रीजन क्या है, हार्ड होने का रीजन है कि उसमें इनेमल प्रेजेंट होता है। वो जो टीथ है ना, वो इनेमल का बना होता है। टीथ किसका बना होता है, इनेमल का बना होता है, जिसके कारण टीथ जो का जो अपर सरफेस होता है वो बहुत हार्ड होता है, जिसके कारण हम चबाने मतलब फूड को चबाने में इजी पड़ता है, मास्टिकेशन ऑफ फूड करवाता है। तो हम याद यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी तरह से हम। अब आते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दो टाइप्स में बांटा गया है, कौन कौन सा, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड में। तो पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, फिर बात करेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड की, ठीक है।
है मेसोथेलियम कहते हैं विसरल ऑर्गन होता है, जो विसरल ऑर्गन का जो इपिथेलियम होता है, ठीक है, विसरल ऑर्गन का जो इपिथेलियम होता है उसको कहते हैं हम मेसोथेलियम। और सेरोजा बना किससे है, तो मेसोथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं मस्कुलरिस। मस्कुलरिस की बात करो तो यहाँ पर हमने बोला था मस्कुलरिस की 2 लेयर प्रेजेंट होती है। मस्कुलरिस का 2 लेयर होता है, एक आउटर और एक इनर। आउटर लेयर को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, और इनर लेयर जो होता है कैसा होता है, सर्कुलर शेप का होता है, वही मैंने यहाँ लिखा है। लेकिन कुछ रीजन में क्या होता है, एक ऑब्लिक मसल्स लेयर प्रेजेंट होता है, ऑब्लिक मसल्स लेयर प्रेजेंट होती है कुछ रीजन्स में। सब अब फिर है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा की बात करें तो सब म्यूकोजा में क्या आता है कि इसमें नर्व्स प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है। और हमें याद हो तो हमने बोला था कि जो ड्यूडेनम है वहां पर एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, उस ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। कौन सा ग्लैंड नाम है, ब्रूनर्स ग्लैंड नाम है। और ये ब्रूनर्स ग्लैंड एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ है, तो सब म्यूकोजा के अंदर आ रहा है, तो सब म्यूकोजा के अंदर आ रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं सब म्यूकोजल ग्लैंड ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, ये ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो सब म्यूकोजा के अंडर आता है, इसीलिए हम क्या इसको ब्रूनर्स ग्लैंड को सब म्यूकोजल ग्लैंड ऑफ ड्यूडेनम भी बोलते हैं। यहाँ पर कोई डाउट मत रखना, ठीक है। अब ग्लैंड जो है ना, ग्लैंड से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये ग्लैंड एक्चुअली है क्या। तो मैं आपको इजीली बता दूं कि ग्लैंड अगर है तो ग्लैंड 2 ही चीज सिक्रेट कर सकता है, या तो वो हार्मोन को सिक्रेट करेगा या तो एंजाइम को सिक्रेट करेगा। और एंजाइम को कैसे पहचानते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, चैप्टर का लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप मेरे पोस्ट किए हुए चैप्टर अगर सीरीज में देखो ना तो आपको बहुत ही इजी होगा। तो हार्मोन या तो ग्लैंड या तो हार्मोन सिक्रेट करेगा या तो फिर एंजाइम को सिक्रेट करेगा। क्लियर है, आगे आते हैं। देखो ये इसको समझना बहुत सिंपल है। भले आपको थोड़ा लग रहा होगा कि मैंने क्या क्या लिखा है, इसको एक कहानी की तरह समझते हैं, ठीक है। इसको मैं बताता नहीं हूँ, मैं कहानी समझाता हूँ, उसी से आप समझ जाओगे। जैसे कि एक डायग्राम है, ये डायग्राम के थ्रू हम पूरा ये जो पूरा लिखा हुआ है ना इसको हम पूरा समझेंगे, पूरा क्लियर करेंगे इसको। ये क्या है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड आप सोचो, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो स्टोमक में प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, मतलब HCl है, और HCl कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारा स्टोमक में प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, ये स्टोमक का पार्ट है। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ स्टोमक में क्या प्रेजेंट है, रुगई प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, रुगई प्रेजेंट है। और रुगई कैसा स्ट्रक्चर है, रुगई जो है इरेगुलर फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर का होता है। जैसे देखते हो इरेगुलर फोल्ड्स होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस टाइप का है। हाँ, और ये जो स्टोमक है, स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होता है म्यूकोजा। कौन क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकोजा। म्यूकोजा का काम है म्यूकस को सिक्रीट करना। म्यूकोजा का काम क्या है, म्यूकोजा का काम है म्यूकस को सिक्रीट करना। यहाँ तक भी क्लियर है। अब ये म्यूकोजा जो है, ये म्यूकोजा आगे जाकर के क्या करता है, ये जो म्यूकोजा जो है, जो कि स्टोमक में जो म्यूकोजा प्रेजेंट है, ये आगे जाकर के एक फिंगर लाइक प्रोजेनी बनाता है। क्या बनाता है, कि फिंगर लाइक प्रोजेनी बनाता है, फिंगर लाइक प्रोजेनी, जिसको हम कहते हैं विलाई। जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ये विलाई कैसा प्रोजेनी है, कि फिंगर लाइक प्रोजेनी ही तो दिख रहा है ना, फिंगर लाइक प्रोजेनी, ऐसा ऐसा फिर ऐसा, है ना। ये फिंगर लाइक प्रोजेनी है, जिसको हमने क्या कहा है, विलाई कहा। अब ये विलाई का फॉर्मेशन कहाँ किया है, तो किया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिंपल सी बात है, स्टोमक है, स्टोमक के बाद कौन सा इंटेस्टाइन आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट है स्टोमक में क्या, हमारा म्यूकोजा प्रेजेंट है। म्यूकोजा क्या किया है, म्यूकस को सिक्रेट किया है, और म्यूकस क्या करेगा, आगे जाके विलाई का फॉर्मेशन कर रहा है। कहाँ कर रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कर रहा है, जो कि कैसा स्ट्रक्चर है विलाई का, तो फिंगर लाइक प्रोजेनी है। अब इस फिंगर लाइक प्रोजेनी के ऊपर आउटसाइड, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, तो एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस प्रेजेंट है। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ये जो दिख रहा होगा ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, रेड कलर से मैंने दिखाया, रेड पेन से। ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस को हम कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा आपको।
अब ये जो विलाई है इसके अंदर ये जो लेयर्स दिख रहे हैं ना, ये जो वेसल्स दिख रहा है, ये हमें ना दिख रहा है, तो ये वेसल्स और कुछ नहीं है, ब्लड वेसल्स हैं। और ब्लड वेसल्स है, नर्व वेसल है, मतलब विलाई के अंदर किसकी सप्लाई हो रही है, तो नर्व वेसल्स की सप्लाई हो रही है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई हो रही है। क्लियर है? अब इसके अंदर ये जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, लिम्फ वेसल्स की सप्लाई होती है, नर्व वेसल्स की सप्लाई होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं लैक्टियल। क्या कहते हैं? लैक्टियल। अब लैक्टियल वर्ड क्यों आया? लैक्टियल वर्ड क्यों आया? लैक्टियल वर्ड आया क्योंकि ये जो विलाई है ना, ये जो विलाई है, विलाई के अंदर लिम्फ वेसल की भी सप्लाई हो रही है, और जो लिम्फ होता है, लिम्फ जो होता है, लिम्फ के अंदर WBC प्रेजेंट होता है। लिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो WBC प्रेजेंट होता है, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं। अब आप व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं लैक्टियल। अब देखो, अगर आपको याद रखना है ना कैसे हम इसको याद रखें, तो ट्रिक ऐसे याद रखो कि व्हाइट ब्लड सेल है मतलब कि व्हाइट है। व्हाइट क्या होता है? मिल्क। मिल्क भी तो व्हाइट होता है। और मिल्क जो है वो कौन से एसिड के प्रेजेंस में आता है, जो वो मिल्क से कर्ड बदल जाता है, तो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है उसमें? लैक्टिक एसिड। तो वो लैक्टिक आपको याद रखा आएगा कि लैक्टिक है मतलब लैक्टियल, उससे आप रिलेट कर सकते हो लैक्टिक और लैक्टियल। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो वो भी अच्छी बात है, पर अगर वैसे समझोगे तो और भी क्लियर हो जाता है आपका। तो लिम्फ वेसल्स को हम क्या कहते हैं? लैक्टियल भी कहते हैं। और सेम मैंने यहाँ लिखा है कि जो स्टोमक है, स्टोमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकोजा प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड है, रुगाई है, जो कि इरेगुलर फोल्ड्स होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है? म्यूकोजा है, फिंगर लाइक प्रोजेनी बनाता है, जिसको हम कहते हैं विलाई। इसके ब्रश बॉर्डर रेफरेंस में क्या प्रेजेंट है? माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई होता है, इसके अंदर लिम्फ वेसल की सप्लाई होती है, जिसको कहते हैं हम लैक्टियल। मैंने वही चीज लिखा है जो मैंने यहाँ समझाया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने पहला तो क्लियर कर दिया था कि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या सीक्रेट करता है? सलाइवा को सीक्रेट करता है। और इसके अंदर भी 3 ग्लैंड था, वो भी हमने देख लिया था। आगे है लीवर। लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर हमको हम क्या कहते हैं? लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसका काम है बाइल को सीक्रेट करना। तीसरा है पेनक्रियाज। अब बताओ, पेनक्रियाज भी क्या है? ग्लैंड है ना? पेनक्रियाज भी क्या है? ग्लैंड है। और मैंने बताया था कि ग्लैंड दो ही काम कर सकता है, या तो हार्मोन को रिलीज करेगा या तो फिर कोई एंजाइम को सीक्रेट करेगा। दोनों में काम में से तो एक ही काम करेगा। तो यहाँ लिखा है कि पेनक्रियाज जो है ये क्या कर रहा है? हार्मोन को सीक्रेट करता है और एक पेनक्रियाटिक जूस को भी सीक्रेट करता है। तो हमने ये लाइवरी ग्लैंड उसको तो देख लिया है, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं लीवर में। लीवर का एक मैंने ये जो है चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है? इसको चार्ट को देख करके ही इसको क्लियर करते हैं। बहुत सिंपल है। देखो, लीवर जो होता है ना, इसके 2 लोब होते हैं। ठीक है, क्या है? लीवर जो है इसके 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। 2 लोब्स को हम कहते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। क्या कहते हैं? हेपेटिक लोब्यूल्स। तो हेपेटिक वर्ड अगर हेपेटिक वर्ड कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना कि हम लीवर की ही बात कर रहे हैं। क्लियर है? हेपेटिक वर्ड अगर दिख जाए तो आप समझ जाना कि उसमें लीवर की ही बात कर रहे हैं। इसलिए हेपेटिक को मैंने पूरा जो है कैपिटल में लिखा है, ब्लॉक लेटर में लिख दिया है। अब ये हेपेटिक लोब्यूल जो है आगे जाके क्या करेंगे? आगे जाकर के हेपेटिक सेल में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये हेपेटिक सेल आगे जाके बाइल को सीक्रेट करते हैं। मतलब देखो, हमने क्या बोला? लीवर जो है ये बाइल को सीक्रेट करता है, पर डायरेक्टली सीक्रेट नहीं कर रहा। देखो तो कितने पहले दो लोब बनते हैं, फिर हेपेटिक लोब्यूल्स बनता है, फिर हेपेटिक सेल। और हेपेटिक सेल जो है बाइल को सीक्रेट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि लीवर जो है बाइल सीक्रेट करता है या फिर हेपेटिक सेल, तो आपको हेपेटिक सेल में टिक करना है। ठीक है, अब ये सीक्रेट किया, यहाँ बाइल सीक्रेट हो गया। और बाइल सीक्रेट होकर स्टोर्ड कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में जाकर बाइल जो है वो स्टोर्ड हो जाता है। मतलब हेपेटिक सेल ने क्या किया? बाइल को सीक्रेट किया, और बाइल स्टोर्ड कहाँ हो गया? गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर्ड हो जाता है। यहाँ मैंने जो लोब्यूल्स बोला है, लोब्यूल्स जो होता है क्या होता है? लोब्यूल्स जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं एंड ग्लिसन्स कैप्सूल से कवर्ड होता है। ठीक है, लोब्यूल जो है वो जो किससे जो लेयर है किससे बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से और ग्लिसन्स कैप्सूल से। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मेन आपको याद रखना है कि ये जो लीवर है किस तरह से बाइल को सीक्रेट करता है। आगे आते हैं।
ये मैंने डायग्राम क्यों बनाया है मैं आपको बताता हूँ। इस डायग्राम से आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। ये देखो, ये लीवर है, मैंने बताया था लीवर के कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। ये रहा 2 लोब, एक राइट हेपेटिक, ठीक है। अब यहाँ समझना है कि ये 2 डक्ट भी होंगे, 2 लोब है तो 2 डक्ट भी होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और एक को कहेंगे राइट हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक वर्ड से मैंने बताया था ना, हेपेटिक वर्ड जहाँ भी है मतलब लीवर है उसमें कनेक्टेड, तो राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये दोनों डक्ट जहाँ जा करके मिलते हैं उसको हम कहते हैं कॉमन हेपेटोडक्ट। क्या कहते हैं? कॉमन हेपेटोडक्ट। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ये गोल ब्लैडर है। अब गोल ब्लैडर प्रेजेंट है, याद हो तो गोल ब्लैडर हमने बोला था कि बाइल जो है वो कहाँ पर जाके प्रेजेंट होता है, तो वो गोल ब्लैडर में जाके प्रेजेंट हो जाता है, जमा हो जाता है। अब ये गॉल ब्लैडर से क्या हो रहा है? बाइल वापस आ रहा है। कहाँ आ रहा है? बाइल इसके थ्रू आ रहा है। कौन से डक्ट के थ्रू आ रहा है? तो सिस्टिक डक्ट के थ्रू। मतलब गॉल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर्ड था वो सिस्टिक डक्ट से कहाँ जा रहा है? इस कॉमन हेपेटिक डक्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जहां पर ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट और ये जो बाइल आ रहा है, ये जहां पर मिलेगा उसको हम कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहेंगे? कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि यहाँ पर दोनों बाइल क्या कर रहे हैं? मिक्सअप कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट जिस तरह ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर प्रेजेंट है पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज का काम क्या है? पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करेगा तो कुछ हार्मोन को सिक्रेट करेगा, दो ही काम करेगा। तो ये पेनक्रियाटिक डक्ट जो है, ये जो पेनक्रियाज है, ये क्या पेनक्रियाज है कि आगे क्या बनाएगा? यहाँ डक्ट छुपा है तो पेनक्रियाटिक डक्ट आएगा। अब ये पेनक्रियाटिक डक्ट से होकर के आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पेनक्रियाटिक डक्ट से बढ़ा गया आगे, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ एक डक्ट प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहेंगे? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। मतलब कि जो यहाँ पर किसका डक्ट ये था? पहले किसका था? हेपेटिक डक्ट था। अब हेपेटिक डक्ट में कौन मिल गया? पेनक्रियाटिक डक्ट मिल गया, इसीलिए क्या बन गया? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बन गया। अब ये हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है ये आगे जा करके कहाँ पर मिलेगा? तो आगे जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम में जा करके मिल जाएगा। तो आपको यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो गॉल ब्लैडर है वो क्या क्या क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि जैसे गॉल ब्लैडर है वो जो है बाइल को सिक्रेट किसके थ्रू करता है? तो सिस्टिक डक्ट के थ्रू करता है। जहाँ पर गॉल ब्लैडर का बाइल डक्ट और कॉमन हेपेटोडक्ट मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? मतलब बोर्ड के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से नीट से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जहाँ पर जैसे कि ये जो हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट था, हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट और डुडेनम, ये जो डुडेनम है ना, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एक स्पिंक्चर प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं स्पिंक्चर ऑफ ओडाई। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पिंक्चर ऑफ ओडाई बोल लो या फिर ओडी बोलो, बात एक ही है। क्लियर है यहाँ पर? अब आगे आते हैं। देखो, ये चीज़ हमने पहले से पढ़ रखा है कि फूड जो है, फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद क्या होता है? बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल उसको एसिमिलेट कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखो, अब कहना यह है कि जब फूड जो है, जब हमारे माउथ से इंटर कर रहा है, ठीक है, जब फूड जो है कहाँ हमारे माउथ में इंटर किया, तो वो जब हम चबाते हैं, उसको चबाते हैं, सलाइवा को मिक्स करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बोलस में कन्वर्ट होता है। अब ये बोलस जो है धीरे धीरे कहाँ जाएगा? हमारे स्टोमक में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? तो फूड पाइप के थ्रू। और फूड पाइप को हम क्या कहते हैं? ओइसोफेगस कहते हैं। तो ओइसोफेगस के थ्रू जब ये बोलस कहाँ जा रहा है? स्टोमक में जा रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये काइम जो है आगे जाके क्या हो जाता है? जब एनएस के थ्रू डिस्चार्ज होना जाता है तो फीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब देखो, तो एक फूड 3 बार कन्वर्ट कर रहा है ना? एक बार बोलस बन रहा है, फिर काइम, दूसरा फिर फीसेस। क्लियर है यहाँ पर? जैसे मैंने पहले बता दिया है कि मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, वो भी कहाँ पर? इलम में। एब्जॉर्प्शन बता दिया था कि एब्जॉर्प्शन जो है माउथ से स्टार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में खत्म होता है। पर अगर बोला जाए तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी होता है जुजनम में और इलम में। ठीक है, आगे आते हैं। अब आते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब क्या बताया कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा? HCl। सो फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्लोर। इसका फुल फॉर्म क्या है HCl का? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट्स वेरी, बहुत सिंपल है। और हमें सबको पता है कि HCl जो है बहुत पावरफुल एसिड होता है। ये इसका पीएच कितना होता है? 1.8 होता है ना? इसका पीएच कितना होता है? 1.8 होता है। अब
पहले एक एक करके बात करते हैं। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 3 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। पहला है म्यूकस एंड निक सेल, जो का काम है म्यूकस को सीक्रेट करना। दूसरा है पैप्टिक और चीफ, जो कि पेप्सिनोजेन को सीक्रेट करता है। तीसरा है पैराइटल और ऑक्सीडेनिक ऑक्जेंटिक ऑक्जेंटिक। ये जो पैराइटल है इसका काम क्या है? देखो हमारा जो HCl है उसका पीएच कितना होता है? 1.8, मतलब बहुत ही ज्यादा हाईली एसिडिक होता है ना, हाईली एसिडिक होता है। तो वो जो HCl है हमारे जो स्टमक में प्रेजेंट है, तो हमें कुछ इन्फेक्ट क्यों नहीं करता? अगर इतना एसिडिक है तो हमारे स्टमक को मतलब खराब क्यों नहीं कर पाता? ऐसा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि हमारे अंदर पैराइटल ग्लैंड प्रेजेंट है। और इस पैराइटल ग्लैंड जो होता है, ये पैराइटल ग्लैंड जो होता है इसके अंदर एक इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है। वो इंट्रिंसिक फैक्टर का नाम है विटामिन B12। क्लियर हो रहा है? ये जो पैराइटल ग्लैंड है इसके अंदर एक इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं विटामिन B12। और ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, जो विटामिन B12 है, हमें बचा के रखता है, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। HCl जो है ना, HCl है, उसके लिए हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? अब ऐसा करता कैसे है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता कैसे है? तो HCl जो जहाँ प्रेजेंट होता है उसके ऊपर एक म्यूकस बाइकार्बोनेट का कोटिंग करता है। क्या करता है? म्यूकस बाइकार्बोनेट का कोटिंग करता है, जिसके कारण जो HCl से, मान लो ये HCl, ये स्टोमक है, यहाँ क्या है? HCl प्रेजेंट है। HCl ये डॉट डॉट दिख रहा है, ये मान लो कि HCl है। तो क्या, तो हमें ये स्टोमक है, ये क्या है? स्टोमक है, मैंने एस लिखा है, मतलब समझो स्टोमक है। अब ये स्टोमक है तो स्टोमक के अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारा पैराइटल ग्लैंड। ये पैराइटल ग्लैंड प्रेजेंट है जिसमें के अंदर क्या है? एक इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट है विटामिन B12 नाम का। मान लो ये जो भी है एक इंट्रिंसिक फैक्टर है विटामिन B12। क्लियर है? और ये क्या कर रहा है? तो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये जो HCl है हमें बाहर, मतलब बाहर ना आ जाए। एक बैरियर का काम कर रहा है। और बैरियर का काम करता कैसे है? तो ये म्यूकस, ये जो लेयर देख रहे हैं, ये जो लेयर है ना, ये म्यूकस बाइकार्बोनेट का लेयर बना के रखता है। और वो लेयर को जो HCl है क्रॉस कर ही नहीं पाता, इसलिए हम जो है सेफ रहते हैं। क्लियर है? यहाँ अब इससे डिटेल में और क्या बताएं। एक है रेनिन। ठीक है, रेनिन का काम क्या है? रेनिन का काम है एक स्पेशल प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना। जैसे कि स्पेशल प्रोटीन मतलब कि जो हाईली प्रोटीन है, जिसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट हो, उसका ही डाइजेशन करवाता है। जिससे कि मिल्क हो गया, मिल्क में सबको पता है कि मिल्क जो होता है उसमें अंदर बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। घी हो गया, उसमें बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसको डाइजेशन कराने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। इसीलिए रेनिन हमारा वो डाइजेशन कंप्लीट करवाता है। क्लियर है? अब ये जो रेनिन है ना, रेनिन के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं प्रोटोलाइटिक एंजाइम। अब ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम जो है ये कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजेन में। किसमें कन्वर्ट होता है? ट्रिप्सिनोजेन में कन्वर्ट होता है। और ये ट्रिप्सिनोजेन जो है जब इंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में आता है, जब ये ट्रिप्सिनोजेन इंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में आता है, तो ये इसको कन्वर्ट होना रहता है ट्रिप्सिन में। ध्यान से सुनना, जब ट्रिप्सिनोजेन जो है ये जब इंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में आता है तो उसको कन्वर्ट होना पड़ता है ट्रिप्सिन में। ठीक है? पर कभी कभी वो ट्रिप्सिन कन्वर्ट नहीं हो पाता। लेकिन अगर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो दूसरे एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करने का काम करेगा। ट्रिप्सिन अगर ट्रिप्सिन अगर फॉर्म हो जाएगा तो वो दूसरे एंजाइम्स को भी एक्टिव करने का काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे आते हैं। देखो ये आपको याद रखना जरूरी है बॉस, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं। पर एक बात होती है इम्पोर्टेंट की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद भी रखना चाहिए। ठीक है? इसमें आपको समझना कैसे है, मैं बताता हूँ। ये चार्ट को समझना कैसे है। देखो ये माउथ है, इस स्टोमक है, ये पेनक्रियाज है, और ये सक्कस एंटेरिकस है। इधर लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और फैट, है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और फैट।
ये बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पर होता है और खत्म कहाँ पर होता है। ये चार्ट ये बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ पर होगा। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पर होगा और खत्म कहाँ पर होगा वो बताएगा। न्यूक्लिक एसिड का भी सेम केस है, जहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ खत्म होगा वो बता रहा है। फैट का भी सेम केस है, फैट कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है और कहाँ पर खत्म होता है वो हम देखेंगे। तो उसको याद करने से पहले मैं बता दूं कि डाइजेशन करवाने के लिए हमें किसका काम करना लेना पड़ता है, तो इंजाइम का लेना पड़ता है। मतलब इंजाइम ही वर्क करता है किसी भी चीज़ का डाइजेशन करने में। जब हम डाइजेशन का मतलब हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी फूड को अगर सिंपलेस्ट पार्टिकल्स फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसको हम कह देंगे डाइजेशन। तो इंजाइम भी वही करता है। इंजाइम का भी काम वही है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसके कारण जो प्रोसेस धीरे धीरे होने वाला रहता है तो उसको क्या करता है, फास्ट कर देता है। क्लियर है? देखो, सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट में। आप मैं आपको बता रहा हूँ याद कैसे रखना है, वैसे आप बस वैसे समझो। एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। और आपको याद हो तो माउथ में एक ही ग्लैंड प्रेजेंट है, कौन सा, सलाइवरी ग्लैंड, है ना, याद है, जो सलाइवा को सिक्रेट करता है। तो माउथ, यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट है उसका अगर डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होगा, तो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा। लेकिन हमें लेकिन हमें ग्लैंड से कोई मतलब नहीं है, हमने क्या बोला, इंजाइम्स। तो हमने भी बताया तो था कि अगर ग्लैंड है तो ग्लैंड दो काम करता है, या तो हार्मोन को सिक्रेट करेगा या तो फिर इंजाइम को सिक्रेट करेगा। और हमें भी लेना देना किससे है, इंजाइम से है। तो उस इंजाइम का नाम हो जाता है सलाइवरी एमाइलेज। इंजाइम को पहचानना बहुत सिंपल है, अगर लास्ट में एज है या फिर इन है तो समझ जाना कि वो इंजाइम है। लास्ट में अगर एज दिखे या इन दिखे तो समझ जाना वो एक एंजाइम है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना अब तो सलाइवरी ग्लैंड जो है, ग्लैंड कैसे क्रिएट करा है, कि एंजाइम से क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवा रहा है, कहाँ पर, माउथ में। अब जो कार्बोहाइड्रेट है आगे कहाँ आएगा, माउथ से होकर के स्टमक में आएगा। तो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पर नहीं होता है, तो स्टमक में नहीं होता है। अब वो कहाँ आएगा, तो वो जो जो जैसे मान लो कि यहाँ माउथ में क्या किया, सलाइवरी एमाइलेज ने कुछ डाइजेशन कर लिया कार्बोहाइड्रेट का। और मैंने बताया डाइजेशन का प्रोसेस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलता ही रहता है, कहीं रुकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पूरा डाइजेशन कर दे। सलाइवरी एमाइलेज ऐसा नहीं करता कि एक ही बार में पूरा डाइजेशन कर दिया होगा, कुछ डाइजेशन ये किया होगा और कुछ आगे के लिए छोड़ दिया होगा। तो ये स्टमक में जब आया तो स्टमक में तो डाइजेशन हुआ नहीं, अब ये स्टमक से कहाँ जाएगा, पेनक्रियाज में जा रहा है। पेनक्रियाज में बताया था, मैंने बताया था पेनक्रियाटिक हार्मोन, क्या बोल, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है और कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है, मैंने बताया था। तो यहाँ पेनक्रियाज में आपको आ जाएगा पेनक्रियाटिक एमाइलेज प्रेजेंट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाता है। और ये पेनक्रियाज फिर डाइजेशन करने के लिए आगे भेजेगा किसको, सक्कस एंटेरिकस को। और सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट होता है माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। देखो सुक्रोज नहीं है, सुक्रेज है। एज का मतलब ही क्या है, एंजाइम। ये सारे एंजाइम है जो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो पहला तो क्लियर हो गया कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है स्टार्ट होता है माउथ से और खत्म होता है सक्कस एंटेरिकस पे। लेकिन पॉइंट क्या था कि स्टमक पे डाइजेशन नहीं होता। अब आते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन की बात करो तो प्रोटीन जो है माउथ में डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पर से होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक से। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टमक से। और स्टमक में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन। और ये पेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन का क्या करा देता है, डाइजेशन करवाता है। अब ये पेप्सिन डाइजेशन करवाएगा और कहाँ भेजेगा, आगे की ओर भेजेगा। आगे कहाँ, पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडाइडेज। देखो पेप्सिन से रिलेटेड क्या आएगा, पेप्सिन है, ट्राइपेप्सिन, देखो सब रिलेटेड है। कैमोट्रोप्सिन, ये सारे सारा वर्ड जो है आपको रिलेटेड लग रहा है, प्रोटीन से ही रिलेटेड लग रहा है ना। तो यहाँ तो आप समझ जाओगे कि ये जो एंजाइम है किसका डाइजेशन कर रहा है, प्रोटीन का कर रहा है। बस आपको याद रखना है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो आपको याद रखना है। अब ये जो है ये डाइजेशन करेगा और आगे कहाँ भेजेगा, सक्कस इंटेरिकस में। और सक्कस इंटेरिकस में भी प्रोटीन का डाइजेशन होता है और वहां पर कौन कराता है, तो डाईपेप्टिडाइडेज। कौन कराता है, डाईपेप्टिडेज। यहाँ पर क्लियर है।
फिर है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन स्टार्ट होता है डायरेक्ट पेनक्रियाज में। उसका डाइजेशन ना तो माउथ में होता है ना तो स्टमक में होता है। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन सीधा स्टार्ट होता है पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में क्या प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियेजेस प्रेजेंट होता है जो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेगा। और जो बचा कुछ डाइजेशन है वो कहाँ कौन करेगा, सक्कस एंटेरिकस करेगा। वहां पर दो एंजाइम प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। फिर आता है फैट। तो फैट जो है ये भी माउथ में स्टार्ट नहीं होता डाइजेशन, इसका डाइजेशन भी स्टार्ट होता है स्टमक में। और स्टमक में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। याद हो करो तो मैंने बताया था कि स्टमक में ग्लैंड प्रेजेंट होता है ना, कौन सा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब एचसीएल मैंने बताया था। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड बताया था, ग्लैंड क्या करेगा, तो मैंने बताया ना ग्लैंड जो है या तो हार्मोन सिक्रेट करेगा या तो एंजाइम। तो एंजाइम से, अभी एंजाइम से मतलब है, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट किया, गैस्ट्रिक लाइपेज को सिक्रेट किया। एज मतलब ही क्या समझ में आ रहा है, एज मतलब क्या है, क्या है, एंजाइम है। एज मतलब कि क्या है, एंजाइम है वो, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज को सिक्रेट करता है और ये आगे फिर किसको भेजेगा, पेनक्रियाज के पास जाएगा। पेनक्रियाज में जो बचा कुछ डाइजेशन होगा वो करेगा कौन, पेनक्रियाटिक लाइपेज करेगा। और उसके बाद हम वो भेजेगा आगे सक्कस एंटेरिकस के पास। तो जो बचा कुछ फैट का डाइजेशन होगा वो कर देगा लाइपेज। तो फैट का डाइजेशन आपको याद रखने की जरूरत बहुत सिंपल है, लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज और लाइपेज। अगर देखो तो कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें, बहुत इजी था। बस आपको समझना है कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पर होता है और खत्म कहाँ पर होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का एक्चुअल डाइजेशन होता कैसे है। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, स्टार्च। और स्टार्च कैसा होता है, तो पॉलीसेकेराइड होता है। कैसा होता है, पॉलीसेकेराइड। देखो पॉली का वर्ड मैंने बताया है मोर देन 3। मैंने जो पहला वीडियो बनाया था जेनेटिक्स का उस पे भी मैंने अच्छे से डिटेल में बात की थी उसके बारे में। तो आप अगर नहीं देखे हो तो एक सीरीज पे देखते जाना, ठीक है, ताकि वैसे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब ये कार्बोहाइड्रेट है जिसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च में क्या प्रेजेंट होता है, तो पॉलीसेकेराइड। क्या कहते हैं इसको, मतलब पॉलीसेकेराइड कहते हैं। हम जो है कि पॉलीसेकेराइड है अभी कहाँ पर इंटर होगा, माउथ में इंटर होगा। माउथ में याद करो तो मैंने क्या बोला था, माउथ में कौन प्रेजेंट होता है, सलाइवरी एमाइलेज। तो ये सलाइवरी एमाइलेज पहले कुछ डाइजेशन करेगा। तो मान लो सलाइवरी एमाइलेज किया है और 30% इसका डाइजेशन कर दिया। क्या कर दिया, 30% डाइजेशन किया। बच गया 70%। 70% कहाँ जाएगा अब, माउथ के बाद स्टमक में। और स्टमक में जिसका डाइजेशन होता नहीं है तो वो फिर वो आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे अब बढ़ेगा तो आगे क्या आएगा, अब उसको क्या मिलेगा, आगे मिलेगा तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज। क्या मिलेगा उसको, पेनक्रियाटिक एमाइलेज मिलेगा। अब पेनक्रियाज मतलब कि पेनक्रियाटिक एमाइलेज मतलब क्या, कि पेनक्रियाटिक से वर्ड से रिलेटेड आएगा पेनक्रियाज। तो मतलब वो कहाँ पर कौन सिक्रेट कर रहा है, तो पेनक्रियाज सिक्रेट कर रहा होगा। मतलब समझ जाओगे कि डाइजेशन कौन करवा रहा है, पेनक्रियाज करवा रहा है। तो वहाँ पेनक्रियाटिक एमाइलेज है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो है इस पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट किस में कर देगा, डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देगा। अब डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करने के बाद इसके वो क्या करेगा, आगे भेजेगा। डाइसेक्राइड का मतलब है माल्टोज और लैक्टोज। अब ये माल्टोज और लैक्टोज क्या होगा, आगे आएगा कहाँ, सक्कस एंटेरिकस में। सक्कस एंटेरिकस में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट थे, माल्टेज प्रेजेंट है, लैक्टेज प्रेजेंट थे, है ना। तो ये जो माल्टोज है और लैक्टोज है इसका डाइजेशन कौन करवा देगा, यही माल्टेज करवाएगा। और लैक्टोज का लैक्टेज डाइजेशन करवा देगा। तो जो बचा कुचा होगा वो पॉलीसेक्राइड सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ डाइजेशन चलता है। प्रोटीन में भी सेम केस है, प्रोटीन में भी ऐसे ही होता है। प्रोटीन जो होता है वो पहले किस में टूटता है, पेप्टोनिन्स में टूटता है, ठीक है। उसके बाद वो डाइपेप्टाइड में टूटेगा, डाइपेप्टाइड के बाद एमिनो एसिड में टूट जाएगा। मतलब प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एमिनो एसिड। और कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, मोनोसेक्राइड या फिर बोलो ग्लूकोज। फिर है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन हमने बताया था कहाँ स्टार्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन स्टार्ट होता है पेनक्रियाज में, है ना। देख लो पेनक्रियाज में डायरेक्ट स्टार्ट होता है ना, माउथ और स्टमक में कोई स्टार्ट नहीं होता। तो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में हमने बोला था कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो देखो एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है, न्यूक्लियेसेस। अब ये न्यूक्लियेसेस के प्रेजेंस में किस डाइजेस्ट करेगा न्यूक्लिक एसिड को, तो क्या कन्वर्ट कर देगा, न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स को जो है वो आगे जाएगा, आगे कहाँ आएगा, सक्कस इंटेरिकस में। और सक्कस इंटेरिकस जो है इस न्यूक्लियोटाइड्स का ये जो है क्या करेगा, डाइजेशन करवाएगा किसके थ्रू, न्यूक्लियोटाइडेज के थ्रू, जो मैंने देखा था,
है ना, टाइडेज, और फिर न्यूक्लियोटाइडेज से जो कन्वर्ट हुआ रहेगा और बनेगा क्या, तो बना न्यूक्लियोसाइड्स, और न्यूक्लियोसाइड्स का डाइजेशन कौन करवा देता है, न्यूक्लियोसाइडेज। ये देखो न्यूक्लियोसाइडेज है ना, ये न्यूक्लियोसाइडेज, ये जो है वो डाइजेशन करवा देगा उसका, और कन्वर्ट किस में कर देगा, तो इसको कन्वर्ट कर देगा शुगर और बेस में, जो कि हमने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में ही अच्छे से पढ़ लिया था, पर यहाँ पर फिर से मेरे को बताना पड़ रहा है ये चीज़। अगर आप उस वीडियो को पहले देखे होते तो मुझे इतना नहीं बोलना पड़ता। कोई बात नहीं, अब आप तो समझ गए ना कि न्यूक्लिक एसिड है वो शुगर प्लस बेस में कैसे टूटता है, यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट था फैट। फैट जो है वो स्टार्ट कहाँ पर से होता है, तो फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ, सॉरी, स्टमक से। और स्टमक में क्या प्रेजेंट था, लाइपेज, याद करो लाइपेज वर्ड है, कौन सा लाइपेज, तो गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। तो वो पहले होता है मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड, जो, ठीक है, मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड होता है, जो बनता है किसमें टूट के बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्लियर है। फैट जो है कैसा होता है, मोनोग्लिसराइड होता है और डाइग्लिसराइड होता है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट बनता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। आपको याद रखना है कि फैट का फाइनल प्रोडक्ट किस में टूटता है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, पर ये डायरेक्टली नहीं टूट पाता। अब देखिए जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स है ना, ये डायरेक्टली टूट नहीं पाता, ये इसका थोड़ा पेचीदा केस है। मतलब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है पहले क्या करेगा, अपना इमल्सिफिकेशन करवाता है, इमल्सिफिकेशन कराने के बाद वो माइसेल्स में टूट जाता है, छोटे छोटे माइसेल्स में टूटता है, और ये छोटे छोटे माइसेल्स के ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग होती है। जैसे इस तरह मान लो कि माइसेल्स है, इसके ऊपर किसकी कोटिंग है, तो एक प्रोटीन की कोटिंग प्रेजेंट होती है। अब ये प्रोटीन की कोटिंग जैसे प्रेजेंट होगी तो हम उसको कहेंगे वो माइसेल्स अब कन्वर्ट हो चुका है किसमें, तो काइलोमाइक्रोन्स में। किस में कन्वर्ट हो गया, काइलोमाइक्रोन्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये काइलोमाइक्रोन जो है वो ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगा, तो लिम्फ वेसल में कन्वर्ट करता है। लिम्फ लिख दिया मिस्टेक से, लिम्फ वेसल है, लिम्फ वेसल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लिम्फ वेसल्स से कहाँ जाएगा, लिम्फ वेसल्स से ब्लड में जाएगा। मतलब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो था डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो उसको पहले मीसल्स में कन्वर्ट होना पड़ता है, फिर किस में कन्वर्ट होना पड़ता है, तो काइलोमाइक्रोन्स में, तब जाके जाता है लिम्फ वेसल में, फिर जाके ब्लड में मिलता है। बाकी सारा जैसे शुगर बेस मिला तो डायरेक्टली ये ब्लड में, डायरेक्टली जो है ये ब्लड में जाकर के मिल सकता है, लेकिन फैट जो है एक ऐसा कंडीशन है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जो डायरेक्टली ब्लड में डिपॉजिट नहीं होते हैं। क्लियर है। याद करो लीवर में हमने पढ़ा था कि बाइल सिक्रेट करता है, तो बाइल क्या है कि बाइल पिगमेंट भी बोलते हैं उसको। उसमें कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो बिलीरुबिन और बिलीबार्डिन प्रेजेंट होता है। बाइल जो है वो बाइल सॉल्ट को भी सिक्रेट करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी सिक्रेट करता है, फॉस्फोलिपिड को भी सिक्रेट करता है। यार ये फॉस्फोलिपिड जो है ना, हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी के चैप्टर में इसको अच्छे से, वो भी एक्चुअली बता देता हूँ कि फॉस्फोलिपिड के अंदर दो चीज प्रेजेंट होता है, क्या, कौन कौन सा, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड के सिक्रेट करता है, लेकिन बाइल जो है, ये जो बाइल है वो किसी भी एंजाइम को सिक्रेट नहीं करता। बाइल जो है किसी भी एंजाइम को सिक्रेट नहीं करता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी एंजाइम को सिक्रेट नहीं करता। सिंपल सी बात है, कैसे करेगा, वो कोई ग्लैंड थोड़ी है, बाइल एक ग्लैंड नहीं ना है, बाइल तो पिगमेंट है। और मैंने बताया एंजाइम कौन सिक्रेट कर सकता है, जो ग्लैंड हो, क्योंकि ग्लैंड ही एंजाइम और हार्मोन को सिक्रेट करता है। ये पॉइंट अगर आपको याद रह जाए ना तो आप कभी कंफ्यूज नहीं करोगे। मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों बताते हुए जा रहा हूँ कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है ना। ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के रिगार्डिंग भी और नीट के रिगार्डिंग भी। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन के, यहाँ पर हमने डाइजेशन पूरा कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं एब्जॉर्प्शन, और यहाँ बहुत ही कम चीज़ें बचा है, अब यहाँ सिर्फ हम चैप्टर को खत्म करेंगे। अब एब्जॉर्प्शन का कहना क्या है, एब्जॉर्प्शन जो है मैंने बता दिया था ना कि ज़्यादातर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वो भी कहाँ पर, जुजेनम और इलम में। जैसे कि माउथ है, अब एब्जॉर्प्शन होता कैसे है, माउथ में स्टार्ट हुआ, माउथ में क्या है, सर्टेन ड्रग, कुछ ड्रग्स होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ड्रग्स मतलब ऐसा नहीं कि वो
नशा वाला ऐसा नहीं, ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन। जैसे कि हम कुछ मेडिसिन खाते हैं तो वो उसका जो एब्जॉर्प्शन, मेडिसिन जब खाते हैं हमें ठीक नहीं लगता, क्या करते हैं ना, मेडिसिन तो खाते हैं ना, तो मेडिसिन खाते हैं तो उसका एब्जॉर्ब वो कहाँ जाके मिलता है, हमारे ब्लड में मिलता है। तो ब्लड में मिलेगा तो वो डायरेक्टली, ऐसा तो नहीं ना कि डायरेक्टली हम खाएं और डायरेक्टली ब्लड मिल गया, ऐसा नहीं होता। उसका कुछ एब्जॉर्प्शन जो होता है माउथ करता है, कुछ एब्जॉर्प्शन जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन कराएगा, कुछ जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टोमक करवाएगा, है ना। तो होते होते धीरे धीरे तब जाके ब्लड में मिलता है। तो माउथ का मैं कहना है कि माउथ में कुछ ड्रग्स का जो है एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद आता है स्टमक में, तो स्टमक में कुछ वाटर पार्टिकल्स का, कुछ सिंपल शुगर या फिर अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब जो अल्कोहल पीते हैं ना, तो देख लो वो स्टमक में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए तो तरह तरह के फिर तरकीबें सुनाई देती है ना सबको। फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो बता दिया कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कुछ बच गया हो, कुछ ना हो, ऐसा कुछ है जो जिसका एब्जॉर्प्शन ना हो, तो वो कर ले, जैसे वाटर पार्टिकल्स, कुछ मिनरल्स या फिर कुछ ड्रग्स का मतलब मिस्टेक से बच गया हो कुछ एब्जॉर्प्शन होना, तो वो वहाँ जाकर कंप्लीट हो जाएगा। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या, जो एब्जॉर्ब हुआ फूड है, ठीक है, जो भी फूड हमने एब्जॉर्ब कर लिया उसको कहाँ पर भेजेगा, टिश्यू में भेजना। और टिश्यू से कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा, और सेल से कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड में जाएगा। तो ये जो फूड का एब्जॉर्प्शन है उसी को कहते हैं एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑन टिश्यू, इन टिश्यू या इन सेल बोल लो या ब्लड बोल लो, उस प्रोसेस को ही कहते हैं एसिमिलेशन, मतलब फूड का एब्जॉर्प्शन होना। फिर अब आते हैं डिफिशिएशन। डिफिशिएशन का कहना है कि वो फूड जिसका एब्जॉर्प्शन हो चुका हो, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो वेस्ट पार्ट बचा हुआ है ना, जो वेस्ट पार्ट बचा हुआ है, मतलब है कि एसिमिलेशन होने के बाद हमारे बॉडी में जितना फूड का एब्जॉर्प्शन होना था उसका होने के बाद जो वेस्ट फूड बच जाता है वो फीसेस के रूप में बॉडी से डिस्चार्ज हो जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफिशिएशन। क्लियर है। अब यहाँ पर चैप्टर हो जाता है खत्म। पर अ, हमने बात तो कर ली एडवांटेज के बारे में कि हाँ फूड का डाइजेशन इस तरह होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन उस तरह होता है, डिफिशिएशन क्या होता है, लेकिन हमने उसके डिसऑर्डर के बारे में अभी तक नहीं जाना। तो डिसऑर्डर की बातें करते हैं। डिसऑर्डर पहला बात करते हैं, पहला डिसऑर्डर कौन सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो पहला है जॉन्डिस। जॉन्डिस होता कैसे है, जॉन्डिस होता है लीवर के अफेक्टेड होने के कारण। जब लीवर पे अफेक्टेड, देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जॉन्डिस ऐसा होता है बाइल का सिक्रीशन ना होने के कारण। और हमें याद है कि बाइल का सिक्रेट कौन करवाता है, तो लीवर कराता है। लीवर में भी कौन, तो हेपेटिक सेल, है ना। तो हेपेटिक सेल करवाता है, तो हेपेटिक सेल तो लीवर के पास ही है ना। तो कुल मिलाकर के गलती किसकी है, लीवर की हो जा रही है। मतलब जॉन्डिस किसके लिए, किसके थ्रू हो रहा है, तो इस लीवर के थ्रू होता है, लीवर के अफेक्शन के कारण होता है, जिसके कारण जो स्किन होता है, जो आई होता है, वो येलो कलर में चेंज हो जाता है। देखो यहाँ लिखा है ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। क्लियर है। दूसरा है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग हमें तब होती है जब क्या होता है, हमारा पेट खराब हो। सिंपल सी बात है, द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। और हमें पता है कि ये जो वॉमिटिंग है प्रोसेस को उल्टा कर देता है। मतलब कि क्या होता है ना कि डाइजेशन जो है स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और एनएस के थ्रू बाहर निकलता है फीसेस। लेकिन ये वॉमिटिंग में क्या हो जाता है, जो माउथ से हम जो माउथ से फूड लेते हैं वो माउथ के थ्रू ही बाहर आ जाता है। क्लियर है, माउथ के थ्रू ही बाहर आता है। और ये जो होता है is mouth in the mouth is controlled by the vomit center in the medulla। और वॉमिट को कंट्रोल करने वाला सेंटर को कहते हैं वॉमिट सेंटर, जो कहाँ होता है, तो मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अगर सिंपल सी बात है, वॉमिटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, उल्टी ही तो कहते हैं। तो मतलब प्रोसेस को क्या कर रहा है, उल्टा कर दे रहा है। मतलब प्रोसेस को क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है। माउथ से फूड को ले रहा है और माउथ से ही रिलीज कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब तीसरा है डिसऑर्डर डायरिया। डायरिया में क्या होता है ना कि जो फीसेस है, जो फीसेस होते हैं ना, उसका डिस्चार्ज होता ही रहता है। मतलब फीसियल डिस्चार्ज का इंक्रीज कर देता है, फीशियल डिस्चार्ज क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से उसे बार बार क्या लगता है, बाथरूम लगता रहता है। मतलब, है ना।
ऐसा होता कैसे है? तो द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल्ड मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फेशियल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। मतलब जो बॉयल मूवमेंट चल रहा है, जो डाइजेशन का जो प्रोसेस चलता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। अब इंक्रीज होने के कारण क्या, वो जल्दी जल्दी डाइजेशन होगा। अब जल्दी जल्दी डाइजेशन होगा तो जल्दी जल्दी वेस्ट मटेरियल भी तो बाहर आना चाहेगा। तो एक लिक्विड के फॉर्मूले में हो जाता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि डायरिया हो गया है। क्लियर है? कॉन्स्टिपेशन जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें जो बॉयल मूवमेंट होता है वो स्लो हो जाता है, मतलब डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। इस ठीक है, इसमें तो इन कॉन्स्टिपेशन द फिशेस आर रिटेन्ड विद द रेक्टम एज द बॉल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली। मतलब जो बॉइल्ड मूवमेंट है वो सही से नहीं चलता है, इसमें फेशियल डिस्चार्ज होने में प्रॉब्लम होता है। तो लास्ट है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब है ना कि गैस हो जाना। क्लियरली अगर समझो तो गैस हो जाना। बोलते हैं ना कि पेट फूल गया या पूरा गैस, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा, ऐसा होता है इनडाइजेशन की मदद से। ठीक है, द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, है ना, ड्यू टू इन इनएडिक्वेट एंजाइम। क्या होता है, इस एंजाइम के कारण ही ऐसा लगने लगता है। ये जो एंजाइम है ना, वो ये रिलीज नहीं हो पाता है, जिसके कारण डाइजेशन जो है सही से नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा खा लिए हैं, पेट फूल गया है, गैस हो गया है, जिस है ना जो। और इसका हम क्या करते हैं, इसको ऐसे इसको ठीक करने के लिए या तो हम स्प्राइट पी लेते हैं या तो इनो पी लेते हैं। और स्प्राइट तो क्लियर है ना, पढ़ने के बाद सब क्लियर हो जाता है, पर ऐसा नहीं कि मतलब ब्रेन ही क्लियर कर लो। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम इस चैप्टर में हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना? सब हमने पढ़ा, और अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं तुरंत उसका आंसर दूँगा और आपको नोट्स भी अवेलेबल कर दिया जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप मुझे कमेंट में भी बताना कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर कौन-सा लगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन-सा लगा, है ना? अगर आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।